बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, सैलरी का एरिया हमने शुरू किया हुआ था, आज उसी एरिया को आगे लेके चलेंगे और सैलरी का चैप्टर कंप्लीट करने के बाद इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की तरफ आ जाएंगे। अच्छा जी, हमने एम्प्लॉई शेयर्स की स्कीम की तरफ जा रहे थे। हमने सैलरी के सेक्शंस भी किए और उसके बाद उससे कनेक्टेड काफ़ी रूल्स भी डिस्कस किए हैं। अभी सेक्शन नंबर 14 एम्प्लॉय शेयर स्कीम की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहली बात है, एम्प्लॉय शेयर स्कीम क्या होती है? बुनियादी तौर पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में एक सेंस ऑफ ओनरशिप चाहता है कि सेंस ऑफ ओनरशिप पैदा हो जाए और उसके लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को शेयर होल्डर बना देता है, उसको शेयर दे देता है अपनी कंपनी का या अपनी एसोसिएटेड कंपनी का। या एम्प्लॉयर बाज़ों का शेयर्स ट्रस्ट को दे देता है, जो आगे एम्प्लॉयर बाज़ों का शेयर्स ट्रस्ट को दे देता है। द ट्रस्टी ऑफ द ट्रस्ट एंड अंडर द ट्रस्ट द डीड द ट्रस्टी मे ट्रांसफर द शेयर्स टू एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी और एम्प्लॉय ऑफ द एसोसिएटेड कंपनी। सर, ये वाली बात आपके साथ हो गई और अब जरा आगे चलते हैं। बुनियादी तौर पे क्या बात है, नॉर्मली सीफेप लेवल पे ये वाली बात नहीं पूछी जाती है, कैफ लेवल पे पूछी जाती है, बट मुझे लगता है कि एक बार ज़रा उसको रिफ्रेश करना ज़रूरी है। पास अगर बिटवीन द क्वेश्चन कोई चीज़ आ जाए तो आपको उसको हैंडल करना आना चाहिए। अच्छा जी, सबसे पहला केस है, इसके कुछ केसेस मैंने डिस्कस किए थे। सबसे पहला केस है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो शेयर्स देता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो शेयर्स देता है वो एम्प्लॉय की इनकम, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू एम्प्लॉय की इनकम में शामिल होती है और टैक्सेबल होती है अंडर द हेड सैलरी। बाज़ों का तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को शेयर्स जो देता है उसके बदले सारे पैसे वसूल उसके बदले कोई पैसा वसूल नहीं करता। और बाज़ों का तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को 100 रुपये का शेयर देता है और उसके बदले 10 रुपये वसूल कर लेता है। सो टेक्निकली एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को फायदा कितने का दे रहा है? जितने का फायदा दे रहा होता है उतना एम्प्लॉय की इनकम में शामिल होकर टैक्स होता है। अच्छा, दूसरा केस ये है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को शेयर ना दे बल्कि ऑप्शन दे दे। अच्छा, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को शेयर्स नहीं देता बल्कि शेयर्स खरीदने की ऑप्शन दे देता है तो उस पर कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होती। सिर्फ एम्प्लॉय को ऑप्शंस का मिलना टैक्सेबल नहीं होता, क्योंकि एम्प्लॉय या तो उस ऑप्शन को बेचकर पैसा कमाता है, तो अगर बेचकर पैसा कमाए तो वो टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी होता है। और तीसरे नंबर पे, या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो ऑप्शन देता है, एम्प्लॉय उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करके पैसा कमाता है। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की दी हुई ऑप्शन को एक्सरसाइज कर ले फिर जो पैसा कमाए, वो कैसे कमाएगा? जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की दी हुई ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लेगा तो फिर वो ये देखेगा कि जी फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर जो उसको मिले वो कितनी क्या है, उसमें से कॉस्ट और ऑप्शन और एक्सरसाइज प्राइस लेस कर लेगा, जितना उसका खर्चा हुआ, जो बेनिफिट आएगा वो टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। अच्छा, ये 4 केसेस हो गए। 5वें नंबर पे उसने कहा कि बाज़ों का रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर होती है। अच्छा, ये सीन ये होता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को शेयर देता है और एम्प्लॉय दस्ती भेज देता है, तो एम्प्लॉयर को बड़ा बुरा लगता है कि भाई मैं तो चाहता था कि तुम्हारे अंदर सेंस ऑफ ओनरशिप पैदा हो और तुमने उल्टा वो शेयर फौरी तौर पर बेच दिए। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहता है कि भाई ये शेयर्स मैं तुम्हें दे रहा हूँ और साथ रिस्ट्रिक्शन भी लगा रहा हूँ तो कि 3 साल तक तुम इन शेयर्स को बेच नहीं सकते। तो टेक्निकली जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को शेयर्स देता है, वो शेयर्स तो उसको मिल जाते हैं, लेकिन वो शेयर्स उसकी ओनरशिप नहीं होती पूरी, क्योंकि उसके पास कंट्रोल नहीं होता उसको बेचने का, उसके पास उसको बेचने का राइट नहीं होता। तो इस केस में जो है वो होता ही है कि फेयर मार्केट वैल्यू आफ्टर द डेट ऑफ रिस्ट्रिक्शन ले ली जाती है। रिस्ट्रिक्शन खत्म होने के बाद जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का असल में मालिक बनता है, उस वक्त की फेयर मार्केट वैल्यू ले ली जाती है। उसमें से कॉस्ट ऑफ ऑप्शन लेस करते हैं, एक्सरसाइज प्राइस लेस करते हैं, जो बेनिफिट आता है वो टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी होता है। दिस इज केस नंबर 5। अच्छा, इन 5 केसेस में आप देखिए, ऑप्शन 2 में तो कुछ टैक्सेबल ही नहीं है, लेकिन जब भी टैक्सेबल हो रहा है अंडर द हेड सैलरी हो रहा है, चूंकि फायदा ही एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है। अच्छा, ऑन द अदर हैंड, अगर एक बार एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को फायदा दे दिया और मालिक एम्प्लॉय बन गया, एक बार एक फायदा जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दे दिया और मालिक कौन बन गया? एम्प्लॉय बन गया, तो इसके बाद अगला स्टेप ये है कि मालिक बनने के बाद एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को फायदा दे दिया, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को फायदा दे दिया, मालिक एम्प्लॉय बन गया। अब जब शेयर उसने अपने पास होल्ड किया और उसकी कीमत बढ़ने पर उसको बेचा, तो ये वाला फायदा असल में शेयर्स की वजह से हुआ है, उसके एम्प्लॉयर की वजह से नहीं हुआ।
इस केस में इस तरह का जो फायदा होगा वो टैक्सेबल अंडर द हेड, टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी नहीं होगा बल्कि टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन होगा। अब इस केस में हम करते ही हैं कि ऑप्शन की कॉस्ट को जितने का शेयर बेचा है उसमें से कॉस्ट ऑफ ऑप्शन भी लेस कर देते हैं, एक्सरसाइज प्राइस भी लेस कर देते हैं और अमाउंट ऑलरेडी टैक्स अंडर द हेड सैलरी भी लेस कर देते हैं। जो बेनिफिट आता है वो टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी होता है। अच्छा, ये 6 केसेस थे आपके साथ डिस्कस कर लिए। एक एडिशनल केस है उसको भी देख लीजिए। अगर रिस्ट्रिक्शन पीरियड भी खत्म नहीं हुआ और एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को शेयर दिए थे और रिस्ट्रिक्शन पीरियड भी खत्म नहीं हुआ था और एम्प्लॉय ने डिस्पोज कर दिए। आमतौर पे एम्प्लॉय जो है वो रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर देता है। जब उसने पैसे लेकर रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर दिया तो कॉस्ट ऑफ ऑप्शन और एक्सरसाइज प्राइस लेस करेंगे, जो बेनिफिट होगा वो टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी होगा। तो सर ये 7 केसेस हैं। इसका स्क्रीनशॉट जो है वो भी आपके साथ हम शेयर कर देंगे ग्रुप में, और टारगेट ये है कि आप इसको पिक करें कि यार अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को शेयर दिया तो क्या होगा, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ऑप्शन दी तो क्या होगी, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ऑप्शन दी और एम्प्लॉय ने ऑप्शन को बेच दिया तो क्या फायदा क्या होगा, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ऑप्शन दी और एम्प्लॉय ने ऑप्शन एक्सरसाइज कर ली तो क्या होगा, अगर रिस्ट्रिक्शन और ट्रांसफर थी तो क्या होगा। एक बार एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को शेयर दिया और एम्प्लॉय मालिक बन गया, उसके बाद शेयर होल्ड करने के बाद जो बेनिफिट होगा वो टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन होगा, सैलरी नहीं होगा। और अगर रिस्ट्रिक्शन पीरियड के दौरान जो बेचा वो भी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी होगा। रिस्ट्रिक्शन पीरियड के दौरान बेचा है भैया, पहली बार फायदा एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को शेयर दिया है, जो पहली बार फायदा है वो तो एम्प्लॉयर की वजह से होता है, वो टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी होता है। लेकिन एक बार अंडर द हेड सैलरी होने के बाद जो उसके इजाफी फायदा होता है, उसके अलावा फायदा होता है, वो अंडर द हेड कैपिटल गेन होता है। ये छोटी सी चीजें थी, मैंने सारी बता दी आपको। ये ही असल में पूरा सेक्शन नंबर 14 है जो मैंने आपको सारा डिटेल से डिस्कस कर दिया है। इसको एक बार देख लें और कोई पॉइंट हो तो मुझे जरूर पूछ लीजिएगा। अच्छा जी, जहां सैलरी की बात हो रही है वहां हम सेक्शन 149 भी कवर कर लेते हैं। नोट कर लें, सेक्शन 12 कराया, 13 कराया, 14 कराया और अब टैक्स विद होल्डिंग का सेक्शन है, सेक्शन 149। बड़ा आसान सा सेक्शन है सर जी। वो कहता ये है कि आपने टैक्स को डिडक्ट करना है। वो कहते हैं आपने टैक्स को, जो बंदा सैलरी पे कर रहा है, जो बंदा रिस्पॉन्सिबल है कि सैलरी पे करे, उसकी जिम्मेदारी है कि वो टैक्स को डिडक्ट करेगा। किस रेट पर? एवरेज रेट पर, आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स withheld from the employee under other heads and tax credit admissible during the year। सर जी अगर एक बंदा है, सर जी मैं एसबीआई में जॉब करता हूँ, मैं एसबीआई में जॉब करता हूँ, मैं एसबीआई में जॉब करता हूँ, मेरी सैलरी है 1 लाख रुपए। सर जी इधर आ जाए जरा, मेरी सैलरी है 1 लाख रुपए। एसबीआई वाले जब टैक्स काटेंगे, एसबीआई वाले जब टैक्स काटेंगे और जब मुझे पेमेंट करेंगे तो कितनी पेमेंट करेंगे? सर जी 1 लाख को मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो मेरी साल की सैलरी बनेगी 12 लाख रुपए। लेट से मैं बताता हूं कि जनाब मैंने डोनेशन भी दी है 50,000 रुपए की। सर एम्प्लॉयर जो है जितनी सैलरी बनी, इनकम बनी, उस पर कैलकुलेट करेगा टैक्स। सैलरीड पर्सन सैलरी रेट के मुताबिक उस पर टैक्स की कैलकुलेशन करेगा और उसमें से टैक्स क्रेडिट निकालेगा और जो फाइनल टैक्स पेबल बनेगा इसको वो डिवाइडेड बाय 12 करेगा और फिर उतनी सैलरी पर मंथ डिडक्ट करेगा, उतना टैक्स पर मंथ डिडक्ट करेगा। इसको टैक्स डिडक्शन कह लेंगे या टैक्स विद होल्डिंग कह लेंगे। वो कहता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सैलरी पर टैक्स डिडक्ट करेगा जिस वक्त वो पेमेंट करेगा। कितनी अमाउंट डिडक्ट करेगा?
एवरेज रेट के मुताबिक जो टैक्स बन रहा होगा प्लस उसके अलावा जो टैक्स बनेगा वो सारे को इकट्ठा करके उसमें से जो टैक्स क्रेडिट एडजस्ट होना हुआ, एडजस्ट होने के बाद उस पर टैक्स, वो जो अमाउंट बनेगी उस पर टैक्स डिडक्ट करेगा। यहां पर एक बात बड़े काम की है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बंदे की सैलरी 1 लाख नहीं है, 10 लाख है, 1 मिलियन है, तो उसकी एनुअल सैलरी कितनी हुई? 12 मिलियन। अब जब 12 मिलियन की बात करेंगे तो फौरी आपके दिमाग में 10 मिलियन से ऊपर पे क्या आना चाहिए? हाई अर्नर सरचार्ज आना चाहिए। तो क्या जब हाई अर्नर सरचार्ज की बात करेंगे तो क्या वो भी डिडक्ट होगा? तो इसका जवाब है यस। हाई अर्नर सरचार्ज भी मंथली सैलरी को काटते वक्त जब विदहोल्ड कर रहा होगा एम्प्लॉयर, तो हाई अर्नर सरचार्ज को भी इनकॉर्पोरेट करके डिडक्ट करेगा। द एम्प्लॉय एस्टिमेटेड इनकम अंडर द हेड ईयर प्लस टैक्स चार्जेबल अंडर 4AB एडिशनल सरचार्ज को भी कंसिडर करेगा। सर जी हाई अर्नर सरचार्ज 9% होता है सैलरीड पर्सन के लिए, नॉन सैलरीड के लिए 10% होता है। जी सर, हाई अर्नर सरचार्ज यस। पिछले सेक्शन, पिछली जो था ना एक्ट, उसमें था 10% सबके लिए। इस बार इसने कम कर दिया ना, इस बार इसने सैलरीड के लिए 9% कर दिया है और नॉन सैलरीड के लिए भी उतना 10% ही है। तो ये असल में डिफरेंस है। अच्छा अब जरा अगली बात एक और देखिएगा। वो कहता है भाईजान अगर कोई बंदा डायरेक्टरशिप की फी ले रहा है तो उसके लिए लाजमी है कि जब वो पैसे उसको पे किए जाएं तो 20% टैक्स डिडक्ट करके पे किए जाएं। तो टैक्स डिडक्शन के बाद जो सेक्शन है सेक्शन 49, उसने मोरलेस क्या बात कही? उसने कहा भैया आपकी पूरी इनकम को कैलकुलेट किया जाएगा, उस पूरी इनकम को कैलकुलेट करने के बाद उस साल की जितनी इनकम बनेगी वो निकालेंगे, उसमें से बाकी है, उसमें से जो टैक्सेस हैं उस पर कितना टैक्स बनता है वो टैक्स कैलकुलेट होगा, जो टैक्स क्रेडिट है वो लेस होगा, और उसके बाद जो अमाउंट बनेगी वो अमाउंट फिर 12 पे तकसीम करके पर मंथ वो निकाली जाएगी। अलबत्ता यहाँ पर जो चीज़ें काम की हैं वो ये कि पहली तो टैक्स क्रेडिट भी लेस करना, दूसरी जो चीज़ काम की है वो ये कि आपने जो अगर हाई अर्नर सरचार्ज है तो उसको भी इनकॉर्पोरेट करके फिर टैक्स को डिडक्ट करना है, और तीसरी जो काम की बात है वो ये है कि अगर कोई डायरेक्टरशिप फीस की बात कर रहा है तो वो कितना होगा? डायरेक्टरशिप फी जो है वो 20% होगी। वो भाई मुश्किल तो नहीं लग रहा? सेक्शन वाइज समरी ऑफ लेक्चर्स, 6 स्केड्यूल। अच्छा ये हमने अब बात कर ली है, हमने आपको सेक्शन 14 करवाया, आज सेक्शन 14 और साथ ही सेक्शन मैंने 149 करवा दिया। प्लान में मेरे कुछ रूल्स और 6 स्केड्यूल है, लेकिन आज जो है ना मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी करवा दूं, जो कि सेक्शन नंबर 14 और सेक्शन नंबर 15 और 16 है। ज़रा मैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की तरफ चलता हूँ, पॉज कीजिएगा। यस अच्छा सर, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की बात अगर मैं करूँ तो आपके इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सेक्शन नंबर 15 की बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात है वो उसमें डिफाइन करता है कि रेंट क्या है। वो कहता है भाई आपकी कोई भी प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे लैंड हो या बिल्डिंग हो, उसका जो किराया आप वसूल कर रहे होते हैं वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में आता है। अलबत्ता इसमें अहम बात यह है कि जो किराया एग्जेम्प्ट होता है वो उस हेड के अंदर फॉल नहीं करता। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एक्रूअल बेस पे टैक्स होती है, बेसिकली रेंट, लैंड और बिल्डिंग यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से होता है। फिर उसके बाद रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय अ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर अदर देन रेंट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स शैल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इट इज चार्जेबल ऑन एक्रूअल बेसिस। रेंट मींस, अच्छा ये वही वाली बात है कि रेंट की डेफिनेशन में जब वो कहता है कि किराया शामिल है तो उसके अंदर वो एक एडिशनल बात भी करता है कि अगर आपने प्रॉपर्टी को सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किया और उसका बयाना या डिपॉजिट जो वसूल किया वो जो है वो फॉरफीट कर लिया तो वो भी इनकम फ्रॉम
प्रॉपर्टी की ऐड में आता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि डिपॉजिट अगर आपने फॉरफिट कर लिया अंडर एन एग्रीमेंट ऑफ सेल, तो जो फायदा आपको हासिल हुआ है वो भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की ऐड में आता है। अब इसके अंदर एक एडिशनल बात और है, और वो ये कि हम उस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं जो लैंड या बिल्डिंग है, यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, एक्रूअल बेस पर टैक्स होता है, ये वाली बात तो आपको ऑलरेडी पता है। सर जी उसने एक और बात की, उसने कहा जी एक्चुअल फेयर मार्केट रेंट विच एवर इज हायर वाला रूल अप्लाई होता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। एक्चुअल फेयर मार्केट रेंट विच एवर इज हायर वाला रूल होता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, लेकिन सेल्फ हायरिंग के केस में एक्चुअल फेयर मार्केट रेंट वाली बात नहीं होती। सेल्फ हायरिंग के केस में हमेशा एक्चुअल रेंट जो रिसीव करता है वो टैक्सेबल होता है। ये वाली बात मैंने आपको इनकम फ्रॉम सैलरी के सेक्शन पढ़ाते हुए भी कवर की थी। अच्छा, अब इसमें अगली बात जो है वो ये है कि जी सेल्फ हायरिंग क्या चीज़ है। सर जी ये पिछले सेक्शन सैलरी का जो मैंने पढ़ाया ना उसमें मैं बड़ी डिटेल से बताया, तीसरे लेक्चर नंबर 3 में। ठीक है सर, उसमें देखिएगा। डन। सर जी वो कहता है 4 किराए ऐसे हैं जो देखने में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के लगते हैं लेकिन असल में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के नहीं है। कौन से? सर अगर हमने बिल्डिंग के साथ प्लांट एंड मशीनरी किराए पर दी हुई हो तो ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। अगर आपने बिल्डिंग के साथ यूटिलिटीज एमेनिटीज भी दी हुई हो तो ये भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं आएगा बल्कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। कंपोजिट की बात करूं, कंपोजिट इकट्ठा। सर जी तीसरे नंबर पे अगर आप सब लीज कर रहे हो, सब लीज का मतलब है कि आपने किराए पर कर लिया और आपने आगे किराए पर दे दिया, इसको सब लीज कहते हैं। ये भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। और चौथे नंबर पे अगर आप ग्राउंड रेंट की बात करें, ग्राउंड रेंट क्या होता है? जब आप अपनी जमीन किसी को किराए पर देते हैं और वो किराएदार उस पर अपना पैसा लगा के बिल्डिंग बना लेता है तो जमीन का किराया आपको मिलता है, इसको ग्राउंड रेंट कहा जाता है। सर मेरा पॉइंट समझा रहा है? जमीन का किराया आपको मिलता है, इसको क्या कहा जाता है? ग्राउंड रेंट कहा जाता है। जमीन का किराया आपको मिलता है, इसको ग्राउंड रेंट कहा जाता है। किराएदार ने आपसे जमीन किराए पर लेकर अपना पैसा लगा के ऊपर बिल्डिंग कराई और आपको जमीन का किराया देने लगे तो इसे ग्राउंड रेंट कहा जाता है। ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं आता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है। सो 4 चीजें इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आती है। ग्राउंड रेंट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है। क्या कहते हैं? बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग टुगेदर विद यूटिलिटीज एमेनिटीज और सब लीज। ये चारों इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं आते बल्कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आते हैं। सर जी इनकम ऑफ जॉइंट ऑनर, सर जी ये सेक्शन नंबर 66 है सर। इनकम ऑफ जॉइंट ऑनर वो कहता है भैया अगर आप जॉइंट ऑनर्स की बात करते हैं, जॉइंट ऑनर वो हैं जो एक से ज्यादा को ओनर्स होते हैं बिल्डिंग के। अगर एक से ज्यादा ओनर्स हैं और शेयर असर्टेनेबल है कि किस ओनर का कितना हिस्सा है, तो याद रखिएगा इस केस में नेट रेंटल इनकम दोनों के हिस्से में तकसीम हो जाएगी बेस्ड ऑन द शेयर जो उसके पास है। फॉर एग्जांपल एक जगह है, उसका किराया 10 लाख है, एक्सपेंस 2 लाख है, नेट रेंटल बचता है 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए नेट रेंटल इनकम है, वो कॉर्नर में तकसीम हो जाएगी बेस्ड ऑन द शेयर जो उनका है। ऑन द अदर हैंड अगर जॉइंट ऑनर है लेकिन शेयर सर्टेनेबल नहीं है, 15 लोगों ने मिलकर या 10 लोगों ने मिलकर एक प्रॉपर्टी ली हुई है और उन लोगों ने पैसे पूल किए हैं, फॉर एग्जांपल किसी ने 10 लाख, किसी ने 25 लाख, किसी ने 30 लाख, किसी ने 35 लाख फॉर एग्जांपल, और आपने 18 लाख का वो प्लॉट खरीदा या 18 लाख का घर खरीदा फॉर एग्जांपल। अब ये पता नहीं चल रहा, शेयर क्लियरली सर्टेनेबल नहीं है क्योंकि पैसे तो पूल किए हुए थे, उस बेस पर आपने वो प्रॉपर्टी खरीदी और उसका किराया आ रहा है। अब सवाल ये किराए का हकदार कौन होगा, किसकी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा? तो वो कहता है भाईजान ये अगर शेयर सर्टेनेबल नहीं है तो इसको एओपी ट्रीट करेंगे। ये शेयर सर्टेनेबल नहीं है तो इसको एओपी ट्रीट करेंगे, जिसका मतलब ये है कि इसको पार्टनरशिप की तरह ट्रीट करेंगे। और एओपी में क्या होता है सर, रेंट में से पहले एक्सपेंस निकलेगा, फिर नेट रेंटल इनकम होगी, फिर उसमें से टैक्स निकल जाएगा, फिर नेट रेंटल इनकम में से टैक्स निकल जाएगा। टैक्स निकल गया तो फिर क्या बनेगा?
नेट रेंटल इनकम में से टैक्स निकल गया, टैक्स निकल गया तो क्या बनेगा, नेट रेंटल इनकम में से टैक्स लेस कर देंगे। जब टैक्स लेस हो गया तो फिर ये क्या कहते हैं, शेयर ऑफ पार्टनर्स बन गया, ये तकसीम हो जाएगा। अब जाहिर बात है यहां पर पहले ही टैक्स लग गया होगा, तो ये जो शेयर ऑफ पार्टनर्स होगा इस पर दोबारा टैक्स नहीं लगेगा। ऑन द अदर एंड जहां शेयर सर्टेनेबल था तो यहां पे टैक्स नहीं लगा था, ये ए और बी दोनों की इनकम में शामिल होगा और इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। यानी अगर शेयर सर्टेनेबल था तो जो हिस्सा ए और बी को मिला, जो शेयर ए और बी को मिला, वो उसकी इनकम में शामिल होकर टैक्सेबल होगा एनटीआर के तौर पे। लेकिन ऑन द अदर हैंड यहां पर जब ए और बी के तौर पे ट्रीट किया तो टैक्स कट के मिलेगा। तो इस केस में ये जो टैक्स कट के मिला ये उसकी इनकम में शामिल होकर टैक्स नहीं होगा। दिस इज सेक्शन 66। सर जी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से कौन कौन सी डिडक्शन माइनस होती है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से कौन कौन सा खर्चा माइनस होता है? जरा मैं इसकी बात करूं तो वो कहता है सबसे पहले रिपेयर, इर्रिस्पेक्टिव कि एक्चुअल रिपेयर कितनी है 20% माइनस करना। बिल्डिंग की रिपेयर कराई है, बिल्डिंग की रिपेयर नहीं कराई, बिल्डिंग की रिपेयर ज्यादा कराई है, बिल्डिंग की रिपेयर कम कराई है, आपने 20% माइनस करना है। लेकिन ये वाली बात सिर्फ बिल्डिंग के लिए एप्लीकेबल है। इंश्योरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग, सर जी अगली बात यह है कि अगर आपने बिल्डिंग को इंश्योर कराया हुआ है तो बिल्डिंग की इंश्योरेंस का जो खर्चा होगा वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से माइनस होगा। याद रखिएगा लैंड का ना इंश्योरेंस का रिपेयर का खर्चा माइनस नहीं होता। प्रॉपर्टी रिलेटेड टैक्सेस, सर जी आपका ग्राउंड रेंट है, आपका गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी को कोई प्रॉपर्टी दिया, आपका प्रॉपर्टी टैक्स है, ये सारा खर्चा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से माइनस होगा, अलाउ एज डिडक्शन होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन यूटिलाइज फॉर प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग मॉर्गेज चार्जेस, सर जी मॉर्गेज चार्जेस हो या इंटरेस्ट ऑन लोन हो, आपने लोन लिया, लोन लेकर प्रॉपर्टी लिया, उस लोन पर जो इंटरेस्ट है क्या वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से माइनस होगा? यस। आपने कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज का, ये मॉर्गेज के चार्जेस हैं वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से माइनस होंगे? द आंसर इज यस, माइनस होंगे। जो हमें ये क्या कहते हैं, ये इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहे, ये हम इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहे, ये प्रॉपर्टी टैक्स की बात कर रहे हैं, ये कोई और टैक्सेस की बात कर रहे हैं, प्लॉट के ऊपर जो टैक्स लग गया। हम फिर मैं बात कर रहा हूं जब आपने प्लॉट खरीदा तो टैक्स विद होल्ड हुआ, वो सेक्शन 236 के मुताबिक हुआ, हम उसकी बात नहीं कर रहे, वो इनकम टैक्स है। हम प्रॉपर्टी टैक्स की बात कर रहे हैं या दूसरी अथॉरिटी ने टैक्स दिया, एलडीए ने कोई टैक्सेस दिए, उसकी बात कर रहे हैं, वो वाला खर्चा माइनस होना है। इनकम में से इनकम टैक्स माइनस नहीं होता किसी भी केस में, कभी भी। शेयर ऑफ रेंटल इनकम, अच्छा जी आपने क्या किया, आपने एक प्रॉपर्टी लेनी थी, आपने सोचा बैंक के थ्रू ले लेते हैं और बैंक के साथ आपने तय ये किया कि हम आपको रेंटल इनकम को शेयर करेंगे और एप्रिसिएशन शेयर करेंगे। तो इस केस में आपने जो खर्चा किया, बैंक को जो रेंटल इनकम शेयर की या बैंक को जो एप्रिसिएशन शेयर की, वो भी एक एक्सपेंस है, वो प्रॉफिट ऑन डेट की तरह का, वो भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से माइनस होगा। लीगल चार्जेस टू डिफेंड टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी और एनी सूट कनेक्टेड विद द प्रॉपर्टी कोर्ट, सर जी लीगल चार्जेस टू डिफेंड द टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी और एनी सूट कनेक्टेड विद प्रॉपर्टी कोर्ट, ये भी माइनस करने की इजाजत होगी। एनी अदर एक्सपेंस रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन या कलेक्शन चार्जेस नॉट एक्सीडिंग 4% ऑफ द चार्जेबल रेंट पेड और पेबल होली फॉर द पर्पज ऑफ डिराइविंग चार्जेबल रेंट। कोई भी अदर एक्सपेंस जिसका ताल्लुक एडमिनिस्ट्रेशन या कलेक्शन से है, नॉट एक्सीडिंग 4% ऑफ चार्जेबल रेंट पेड और पेबल होली फॉर द पर्पज ऑफ डिराइविंग चार्जेबल रेंट, तो ये वो कहता है कोई और एक्सपेंस जिसका ताल्लुक एडमिनिस्ट्रेशन या कलेक्शन से। आपको मैं बताता चलूं, ऑर्गेनाइजेशंस ने टीमें बिठाई होती हैं अपने किराए इकट्ठे करने के लिए, लोग होते हैं, अकाउंटेंट्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, ये जो सारा खर्चा होता है ये एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा होता है। आमतौर पर ये खर्चा बहुत बढ़ जाता है, तो गवर्नमेंट ने कहा भाईजान, FBR वालों ने कहा 4% तक अगर ये खर्चा है रेंट के तो माइनस करने की इजाजत है, वरना माइनस करने की इजाजत नहीं होगी, उससे ज्यादा हुआ था। सर जी
ये सारे एक्सपेंसेस जो अलाउड एज डिडक्शन। उसके बाद अनपेड रेंट कंसिडर्ड एज इररिकवरेबल, अनपेड रेंट कंसिडर्ड एज इररिकवरेबल सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। इसमें कौन से ऐसे रेंट हैं जिनको इररिकवरेबल कंसिडर किया जाएगा? सबसे पहले आ गया, अगर आपने रेंट दिया, आपने रेंट पर एक जगह दी और आपको किराया नहीं मिला, तो ये बैड डेट की तरह ही हो जाता है। वो क्या वो एज डिडक्शन लॉ होगा? उसने कहा 5 शर्तें पूरी हो जाएं तो ये इररिकवरेबल डेट जो है वो इररिकवरेबल रेंट बैड डेट की तरह अलाउड एज डिडक्शन होगा। पहली शर्त यह किराएदारी का मुआहदा नेक नियति पर मबनी होना चाहिए। दूसरी शर्त यह कि जो डिफॉल्टिंग टेनेंट है आपने उससे जगह खाली करा ली है या स्टेप्स ले लिए ताकि जगह खाली करवाई जाए। द डिफॉल्टिंग टेनेंट इज नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी और द पर्सन। ये जो डिफॉल्टिंग टेनेंट है ये डिफॉल्टिंग टेनेंट आपकी किसी दूसरी प्रॉपर्टी का किराएदार नहीं होना चाहिए। यानी जो मुल्तान में प्लाजा है उसमें डिफॉल्ट कर गया, जो लाहौर में प्लाजा है उसमें ये अच्छे वाला डेट है, ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर ये बंदा गंदा है, अगर ये बंदा डिफॉल्टर है, तो फिर आप इसको सारी प्रॉपर्टी से खाली करवाएं, लीगल प्रोसीडिंग उसके खिलाफ शुरू कर दें या नतीजा निकाल लिया कि लीगल प्रोसीडिंग का कोई फायदा नहीं है। सर अनपेड रेंट पहले चार्जेबल टू टैक्स था, अनपेड रेंट पहले चार्जेबल टू टैक्स था, तो ही वो पहले अनपेड, जो अनपेड रेंट है जब ये अनपेड नहीं हुआ था, पहले जो इनकम में शामिल था, तो ही अब अगर अनपेड हुआ है तो इनकम में से माइनस करने की इजाजत होगी। सर ऑब्वियस सी बात है, पिछले सालों में उसकी इनकम आपने रिकॉर्ड की है, अब वो अनपेड एक्रूअल बेस पे होता है ना इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये है कि आपने जब ड्यू हुआ तो आपने इनकम बुक कर ली, अब वो जब पे आपको रिसीव नहीं हुआ तो अब आप उसे बैड कर रहे हैं, तो इसका मतलब है पहले इनकम बुक की है तो अब बैड कर रहे हो ना। सॉरी जी। इस तरह तो फिर बंदा अपने किसी जानने वाले को खुद ही बंदा एग्रीमेंट भी कर ले उसके साथ, बोनाफाइड वाला पूरा हो जाए, बाकी सारी में करके तो रेंट के लिए रखे, बाद में टैक्स डिडक्शन में डाल देंगे। सर जी रेंट पे आप जब किसी को दे देंगे तो वो आपकी इनकम में शामिल होकर टैक्स हो जाएगा, मसला क्या है? मैंने एक एग्रीमेंट किया, आपने एग्रीमेंट किया, 10 मिलियन का रेंट एग्रीमेंट हो डन हो गया। मेरी जो रेंटल इनकम बनी जो टैक्सेबल थी वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बनी फॉर एग्जांपल 15 मिलियन, 10 मिलियन का मैंने कह दिया कि जी वो मुझे मिलेगी, ठीक है। जबकि मैंने आपने पहले 10 मिलियन का जब एग्रीमेंट किया और पूरा साल गुजर गया तो 10 मिलियन तो इनकम में शामिल करोगे ना, पहले तो वो इनकम में शामिल हो गया। आप मुझे ये कह रहे हो कि आप खर्चा ज्यादा माइनस कर दोगे इनकम में से, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने पहले इनकम में शामिल किया तो ही माइनस कर सकते हो, वरना माइनस कर ही नहीं सकते। माइनस कर दी है, 10 मिलियन पहले शामिल किया, बाद में जाके मैंने नीचे माइनस भी कर दिया कि जी मुझे मिला नहीं, जबकि मैंने अपना ही बंदा बिठाया हो एग्रीमेंट। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? अलाउड है, इसमें कोई मुझे तो इशू नहीं नजर आ रहा जो आप बात कर रहे हैं। आप मुझे एक बात बताएं ना सर, 1 मिनट की पॉज कीजिएगा। अच्छा आखिरी बात उसने ये कही है कि अनपेड रेंट था, अलाउड एज डिडक्शन हो गया था, आपने ये सारी शर्तें पूरी की, इनकम में से माइनस कर दिया, सब्सिक्वेंटली उस बंदे के दिल में ख्याल आया उसने रेंट दे दिया, तो जब दोबारा रिकवर करेंगे तो दोबारा इनकम में शामिल कर लेंगे। सर ये वाली बात थी। अच्छा ये डिडक्शन कंप्यूटिंग इनकम चार्जेबल अंडर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ये वाली सारी बात थी। हाँ एक छोटी सी डिस्कशन है, चलो ये भी सुन लें। सर जी कोई खर्चा, कोई एक्सपेंस जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के वाले से आपने किया है, लेट्स से 2018 में, 19 गुजरा, 20 गुजरा, 21 गुजरा, 3 साल गुजर के अभी तक आपने वो वाला एक्सपेंस पे नहीं किया, आपका एक्सपेंस वो पेबल था और जिस साल पेबल हुआ आपने एज डिडक्शन अलाउ करा लिया, डिडक्शन ले ली और अगले 3 साल तक वो एक्चुअल में पे नहीं किया, तो 3 साल गुजरने के बाद वो दोबारा क्या हो जाएगा? इनकम में शामिल हो जाएगा। 3 साल गुजरने के बाद वो दोबारा इनकम में शामिल हो जाएगा। हाँ अगर आपने सब्सिक्वेंटली पे कर दिया तो दोबारा एज डिडक्शन अलाउ भी हो जाएगा। यही वाली बात इनकम फ्रॉम बिजनेस में भी है, आगे चल के वो भी पढ़ रहे होंगे हम। सर जी अगली बात जो है वो ये है कि इफ द लायबिलिटी और पार्ट ऑफ द लायबिलिटी फॉर, हाँ
ये वही वाली बात है कि आपकी कोई लायबिलिटी थी और वो आपने पे नहीं की, जिस साल लायबिलिटी इनकर हुई और आपको डिडक्शन मिली वो साल गुजरने के 3 साल तक अगर आपने लायबिलिटी पे नहीं की तो 3 साल गुजरने के बाद वो लायबिलिटी दोबारा रिवर्स होके इनकम बन जाएगी जो डिडक्शन आप ऑलरेडी ले चुके थे। और अगर सब्सिक्वेंटली आपने पे कर दी तो दोबारा एज डिडक्शन लॉ भी होगी। और तीसरी बात वो ये करता है कि कोई भी एक्सपेंस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से सिर्फ वही वाला एक्सपेंस लेस होगा जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। जो खर्चा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में से माइनस नहीं होगा, या किसी और हेड से रिलेटेड खर्चा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से माइनस नहीं होगा। प्लीज ये सारे मैंने जो डिस्कशन आपके साथ की, प्लीज एक बार इसको रीड कर लीजिए, फिर आगे चलता हूँ। ये जो मैं आपको दरमियान में कहता हूँ कि आप एक बार पढ़ ले, मैं आपसे एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूँ, ये जो लोग सामने बैठे हैं उनसे भी और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उनसे भी, मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप यहीं पे ही स्पेस बार दबाएं, रुकें। मैं आप यहाँ पर रुकने के बाद आप ये वाला मैंने आपके ग्रुप में भी शेयर किया हुआ है, आप ये ऑर्डिनेंस निकालिए और इस ऑर्डिनेंस में आप इनकम टैक्स पर जाएं। इनकम टैक्स में आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पर जाएं। ऑर्डिनेंस में जो सेक्शन नंबर मैंने आपको रेफर किया है आप उस सेक्शन पर चले जाएं। अभी इस वक्त हम चल रहे हैं 15, मैंने अभी आपको डिडक्शन जो पढ़ाया ये 15A था। मैं अभी इस वक्त आपसे पता क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये 15 है, ए आपने खोला हो और आप 1 बाय 1 इसको सारा पढ़ लें कि यार ये क्या लिखा हुआ है। रेंट की डेफिनेशन हमने कवर की है, कौन सी चीज़ें इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आनी है वो 2 बताई थी, मैंने आपको 4 कवर किए हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको ये वाली बात बताई कि कौन कौन से खर्चे माइनस करने हैं रिपेयर के हवाले से। 1/5 है, प्रीमियम इंश्योरेंस का है, टैक्सेस हैं, ग्राउंड रेंट है, प्रॉफिट ऑन डेट है, और ये शेयर इन एप्रिसिएशन है, और ये मॉर्टगेज चार्जेस हैं। फिर ये 4% वाली बात आपको बताई। ये सारे खर्चे एनी एक्सपेंडिचर पेड और पेबल इन पर्सन फॉर लीगल सर्विसेज जो टाइटल को डिफेंड करने के लिए थी, ये वाली बात भी हो गई। और अनपेड रेंट जो है ये भी माइनस करने की इजाज़त होगी अगर ये शर्तें पूरी हो जाएं। और वो शर्तें क्या थी, टेनेंट बोनाफाइडी हो, स्टेप्स हैव बीन टेकन टू के उस बंदे को निकाल दिया जाए या उस बंदे के पास द डिफॉल्टिंग टेनेंट के ऑक्यूपेशन में ना हो। फिर उसके बाद अगली बात ये कि इफ़ द पर्सन हैज़ टेकन ऑल रीजनेबल स्टेप टू इंस्टीट्यूट लीगल प्रोसीडिंग, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दें, या आपको पता कानूनी कार्रवाई का कोई फ़ायदा नहीं होना। फिर उसके बाद वो अनपेड रेंट पहले इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में शामिल है और अब वो नहीं मिल रहा तो ही माइनस करने की इजाज़त होगी। अगर एक बार अनपेड रेंट माइनस हो चुका और सब्सिक्वेंटली रिकवर हो गया तो जब रिकवर हो गया दोबारा इनकम में शामिल होगा सर। और फिर उसके बाद अनपेड लायबिलिटी की ये मैंने पूरी एग्जांपल दी। मैंने कहा भाईजान 2018 में पेबल था, 19, 20, 21 3 साल हो गए पे नहीं किया, 22 में क्या कर देंगे, दोबारा इनकम में शामिल कर देंगे। अगर सब्सिक्वेंटली पे कर दिया तो दोबारा माइनस कर देंगे। सर जी ये वाली सारी बातें आपके साथ डिस्कस कर ली थी। अब यानी मैं आपको डेमो ये दी है कि मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं, आप इसको इस तरह से पढ़ रहे हो। सर आप ऑर्डिनेंस से दोस्ती नहीं करेंगे, मतलब जो स्लाइड मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि मैं उसमें से मैक्सिमम कंटेंट काम की बातें सारी आपको बता दूं। वो स्लाइड आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगी, वो कोई बिग डील नहीं है, लेकिन आप लोगों के काम की उस स्लाइड से ज्यादा वो अंडरस्टैंडिंग है। और अंडरस्टैंडिंग के बाद आपने उस अंडरस्टैंडिंग को ऑर्डिनेंस के साथ चिपकाना है, स्लाइड के साथ नहीं चिपकाना। क्यों? स्लाइड इधर ही रह जाएंगी, ऑर्डिनेंस पेपर में साथ जाएगी। तो बुनियादी तौर पे आपने मेरे बात सुनने के बाद एक अंडरस्टैंडिंग ली है, वो अंडरस्टैंडिंग आपने ऑर्डिनेंस पढ़ के उसके साथ जोड़नी है, उसके साथ जोड़नी है। सर ये असल काम है। जब आपके दिमाग में चल रहा होता है ना कि सेक्शन में लिखा क्या हुआ है, तो आप अल्फाज नहीं पढ़ रहे होते, आप सिर्फ 4% पढ़ेंगे तो आपको तो अच्छा यहां पर वो वाली बात लिखी है कि भाई 4% तक एडमिनिस्ट्रेशन या जो ये कलेक्शन चार्जेस हैं ये माइनस करने की इजाजत है। बस 4% के लफ्ज पढ़ा आपको पूरा सेक्शन दिमाग में घूमता है, वहां पर आके आप ऑर्डिनेंस से हेल्प ले पाते हैं। और ये वाली प्रिपरेशन मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं। सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? स्पीड चाहिए और आपने कंप्यूटर को अपने दिमाग को तेज से चलाना है।
जो बात मैं कह रहा हूं, मैं बेसिकली आम रूटीन में इस पेस पर नहीं पढ़ाता, यानी कैफ लेवल पर। उसकी वजह यह है कि बच्चा स्लो पढ़ रहा होता है। मैं असल में मेरी पेस जो पढ़ाने का मकसद असल में आपके दिमाग को तेज से चलाना है, बजाय इसके कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप बाद में 1.5 या 2 पर सुन रहे हो। आराम से इस पेस पर ही सुने जिस पेस पे मैं पढ़ा रहा हूं। इसको 1.5 या 2 करने की जरूरत नहीं है। सर जी आप 1 पर ही रहें, अपने दिमाग में वो सारी बातें पिक करें। जहां पर मैं रोक रहा हूं वो सोच समझ के मैं रुकता हूं कि यार इधर मैंने ब्रेक लगानी है, बिकॉज आई वॉन्ट यू पीपल कि आप उसको सेक्शन से कवर करें। एक और इससे अगले लेवल की बात बता रहा हूं। जब आपने वो सेक्शन पढ़ा, मैंने आपको कहा जी यहां पर रुके और ये इसको पढ़ें। जब आपने वो पढ़ा तो आपको क्या करना चाहिए? जो बात पिक नहीं की, फौरी तौर पे पढ़ते हुए उसको व्हाट्सएप करें। सर सेक्शन 15 सब सेक्शन 3 इसकी तीसरी लाइन में ये बात थी, ये नहीं समझ आई। मेरी कोशिश है सारी बातें कवर हों। कुछ बातें ऐसी जो कवर नहीं हुई और आपने उसको पढ़ लिया और आपको समझ आ गई, गुड इनफ। कुछ बातें ऐसी जो कवर नहीं हुई और आपने उसे पढ़ा, एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, आपको पिक नहीं हुई, सिंपल उसकी तस्वीर खींचे मुझे भेजें, मैं आपको इंशाल्लाह रिस्पॉन्ड कर दूँ। तो माई सपोर्ट इज विद यू। लेकिन एक तरीका और एक तरतीब है, उसको आपने प्रोफेशनली फॉलो करना। यहां पर खासतौर पे वो बच्चा जो फर्म में मौजूद है, फर्म में काम कर रहा है, वो इस चीज को समझता है। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे सामने बच्चा बैठा, वो सिस्टम पे चीजें नोट कर रहा हो, सिस्टमेटिकली चल रहा हो, वो पिक कर रहा हो, अच्छा सर ने ये कहा, ये वाली बात यहाँ है, वो साथ ही सब सेक्शन पढ़े, साथ ही वो सेक्शन पढ़े, साथ ही उसको रिलेट करे, साथ ही आगे चले। उसके बाद जब दोबारा वहां पर आए तो सारी स्टोरीज को घूमेंगे, अच्छा सर ने ये बात की थी, वो ये लिखी हुई है। एक बार आप अभी साथ पढ़ें, एक बार आप क्लास के बाद तसल्ली से पढ़ें और उन चीजों को आपस में रिलेट करें। ये काम है सर, मैं अब आगे चल रहा हूं। अब आपको मेरा ख्याल है मैं समझा पाया हूं कि मैं आपसे चाह क्या रहा हूं कि आप किस तरह से इसको पढ़ें। सर जी मैं पहुंच गया हूं सेक्शन 15A 15B हो गए थे, सेक्शन 16। सर सेक्शन 16 में टोटल 3 बातें हैं। सेक्शन 16 में टोटल 3 बातें हैं। बात नंबर 1, अगर बिल्डिंग है, आपको एडवांस वसूल हुआ, ये एडवांस एडजस्टेबल एडवांस है, फारिग कराएं। ये एडजस्टेबल एडवांस इनकम में शामिल नहीं होता। अगर बिल्डिंग है, आपको एडवांस वसूल हुआ और ये नॉन एडजस्टेबल एडवांस है, जिसका मतलब ये है कि जो हमारे पाकिस्तान में चलता है कि जब मकान खाली करोगे तब आपको आपका एडवांस वापस देंगे, आपके किराए के साथ ये एडजस्ट नहीं हो रहा। ये जो नॉन एडजस्टेबल एडवांस है, बिल्डिंग है और नॉन एडजस्टेबल एडवांस है, तो क्या करेंगे? सर जी आपने जितना एडवांस वसूल किया है डिवाइड बाय 10 करके इनकम में शामिल कर देंगे। कितने सालों के लिए? 10 सालों के लिए। जब आपको एडवांस वापस देना पड़ा, जिस साल वापस करेंगे उस साल और उसके बाद दोबारा इनकम में शामिल नहीं करेंगे। जिस साल वसूल किया डिवाइड बाय 10 करके इनकम में शामिल कर देंगे उस साल और अगले 9 सालों के लिए या 10 सालों के लिए कह लो। और जिस साल एडवांस वापस किया उस साल इनकम में शामिल नहीं होगा। तीसरा, अगर एक ही साल में पुराना एडवांस वापस किया और नया एडवांस लिया तो क्या होगा? नया एडवांस वसूल जो किया है डिवाइडेड बाय 10 माइनस पुराने एडवांस का वो हिस्सा जो ऑलरेडी टैक्स हो चुका है। नया एडवांस जो वसूल किया, यार यहां से ही मेरा वो पेन लास्ट में मैंने पढ़ाया है, वो सिस्टम का पेन नहीं आगे पीछे हो गया। आ जाए सर, मुझे मजबूरन बोर्ड की तरफ जाना पड़ता है, हालांकि मेरी ख्वाहिश नहीं है, मैं चाहता हूं कि सिस्टम बेस्ड ही काम हो। सर नहीं सर जी देखिएगा, नया एडवांस लो सर,
सर जी नया एडवांस है, डिवाइड बाय 10 करें, माइनस पुराने एडवांस का वो हिस्सा जिस पर टैक्स लग चुका है। बाजी मुक गई गल। पहली बात, नया एडवांस वसूल किया है तो न्यू एडवांस डिवाइड बाय 10 करो, इनकम में शामिल करो, खत्म। दूसरी बात, नया एडवांस वसूल किया है, नहीं एडवांस वापस किया है, एडवांस वापस किया है तो क्या कर लेंगे, अगर एडवांस वापस किया तो क्या कर लेंगे, अगर नो इनकम, उस साल इनकम में शामिल नहीं करेंगे। तो तीन बातें, तीन सब सेक्शन है सेक्शन 16 के, तीनों मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। सर फिर वही बात, एक बार जल्दी से इसको रीड कर लें। अच्छा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो सेक्शंस थे वो तो आपके साथ डिस्कस हो गए। बुनियादी तौर पे कुछ इसमें एओपी की जब बात आई तो मेरे जहन में कुछ सेक्शंस आ रहे हैं एओपी से रिलेटेड, जो छोटे सेक्शंस हैं और जिनको आज कवर किया जा सकता है। उसमें हम लेक्चर नंबर 2 में डिसीज्ड इंडिविजुअल वाली बात 87 कर चुके हैं, फिर 89 ऑथर वाली बात की थी, फिर माइनर चाइल्ड वाली बात भी कर चुके हैं, 86 ये चारों सेक्शंस कवर कर चुके थे। अलबत्ता सेक्शन 92 ये एओपी से रिलेटेड सेक्शन है, बिल्कुल सिंपल सेक्शन है, और इसमें वो ये कहता है कि जो एओपी है इसको सेपरेट एंटिटी कंसिडर किया जाता है। एओपी को एक अलग एंटिटी कंसिडर करेंगे और एओपी के मेंबर्स को अलग एंटिटी कंसिडर करेंगे। यानी एओपी की एक अलग रिटर्न फाइल होती है और एओपी की मेंबर्स की अलग रिटर्न फाइल होती है। और अगली बात यह है कि एओपी ने अगर टैक्स अदा कर दिया और एओपी के मेंबर को उसका हिस्सा मिला है, एओपी का शेयर मिला है एओपी के प्रॉफिट का, तो याद रखिएगा एओपी ने अपनी इनकम पे टैक्स दे दिया होता है और उसके मेंबर को वो जो हिस्सा मिलता है उस पर दोबारा टैक्स नहीं लगता। अलबत्ता रेट पर्पसेस के लिए वो इनकम में ऐड होता है, रेट पर्पसेस के लिए वो इनकम में ऐड होता है। सर यहां पर एक एक्सेप्शन है, अगर एक एओपी का एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ एओपी कंपनी हो और शेयर ऑफ सच कंपनी शैल बी एक्सक्लूडेड फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग द टोटल इनकम। सर याद रखिएगा, अगर एओपी का एक मेंबर कंपनी हो तो कंपनी का जो हिस्सा है वो एओपी की टोटल इनकम को कैलकुलेट करते वक्त निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि कंपनी पर तो कंपनी वाला रेट लगेगा और एओपी वाला रेट नहीं लगेगा। अगर शेयर ऑफ एओपी शेयर ऑफ मेंबर ऑफ एन एओपी हैविंग टर्नओवर 300 मिलियन से ज्यादा, टर्नओवर यानी शेयर अगर एओपी की 300 मिलियन या उससे ज्यादा है एक टैक्स ईयर में या किसी प्रीसीडिंग टैक्स ईयर में रही है, तो उसके लिए लाजमी ये है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करके जमा करवाए। अगर उसने चार्टर्ड अकाउंटेंट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करके जमा नहीं कराई तो एओपी के मेंबर को जो शेयर मिलेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। स्टैंडर्ड रूल क्या है? एओपी के मेंबर को जो शेयर मिलता है एओपी से टैक्स लगने के बाद वो एग्जेम्प्ट होता है। ठीक हो गया। उसके बाद अगली बात ये है कि भाई एओपी के मेंबर को जो शेयर मिलेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा अगर एक एओपी का टर्नओवर 300 मिलियन या उससे ज्यादा हुआ और उस एओपी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करके टैक्स वालों के पास जमा ना कराए along with the return। हाँ, अगर एओपी का मेंबर कंपनी है तो कंपनी का जो हिस्सा है वो एओपी की टोटल इनकम कैलकुलेट करते वक्त निकाल देंगे, जो कि कंपनी पे कंपनी वाला रेट अप्लाई होगा और एओपी वाला रेट अप्लाई नहीं होगा। सर जी, अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं एज्यूम करूं कि एओपी की बुनियादी अंडरस्टैंडिंग आपके पास है। मैंने थोड़ी सी बात एओपी की इससे पहले इसी क्या कहते हैं सेकंड लेक्चर में की थी, जिसमें मैंने बताया था कि एओपी बेसिकली जब एओपी की बात करें तो एओपी से मुराद तो लेक्चर नंबर 1 में भी बात हुई है
और फिर उसके बाद लेक्चर नंबर 2 में भी बात हुई कि एओपी से मुराद पार्टनरशिप है। जब कुछ ना पता हो तो एओपी से मुराद पार्टनरशिप। अच्छा, उसने अगली बात ये भी है कि एओपी में लॉस आ सकता है। जी, एओपी में लॉस आ सकता है और लॉस के वही रूल होंगे जो आगे हमने लॉसेस के चैप्टर में पढ़ने हैं। अलबत्ता याद रखिएगा, एओपी में अगर गेन आया तो वो गेन तो मेंबर की इनकम में शामिल होगा फॉर रेट पर्पजेस, लेकिन अगर एओपी में लॉस आ गया तो वो लॉस मेंबर की इनकम में शामिल नहीं होगा फॉर रेट पर्पजेस। सर, ना ही मेंबर की इनकम के साथ एओपी का लॉस का जो हिस्सा है वो एडजस्ट होगा, क्योंकि अगर पार्टनरशिप में लॉस आ गया तो वो लॉस ऑफ एओपी मेंबर की इनकम के साथ सेट ऑफ एडजस्ट नहीं होगा। अगर एओपी में गेन आ गया तो वो वाला जो गेन है वो एडजस्ट हो, वो रेट पर्पसेस के लिए मेंबर की इनकम में ऐड होगा और फिर रेट पर्पसेस के लिए उसका रेट बढ़ जाएगा एओपी के शेयर ऑफ इनकम की वजह से। इसके बारे में जब हम एओपी की वर्किंग कर रहे होंगे आगे न्यूमेरिकल्स में, तो उसको जरूर बिजनेस की वर्किंग कर रहे होंगे बेसिकली, तब जरूर देख रहे होंगे। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं आपको एक एग्जांपल इलस्ट्रेशन दे दूं। सर जी, फॉर एग्जांपल 3 इदारे, एक एओपी में एक ए है, एक मिस्टर ए है, एक मिस्टर बी और एक सी लिमिटेड है। होल्डिंग 25, 25 और 50 है। सर जी, टोटल इनकम अगर 100 रुपये बनेगी तो सबसे पहले शेयर ऑफ इनकम लेस कर देंगे, फिर जो शेयर बाकी रह जाएगा वो ए और बी में तकसीम होगा। जिसका मतलब ये है कि जब टोटल इनकम को कैलकुलेट कर रहे होंगे तो जो कंपनी का शेयर है वो क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। सर जी, अब सवाल ये कि एओपी, अब अगली बात ये है कि इंडिविजुअल एज अ मेंबर ऑफ एओपी, सेक्शन नंबर 88 है। इससे पहले मैंने कौन सा सेक्शन 92 कवर किया है। सेक्शन नंबर 88 क्या कह रहा है? सेक्शन नंबर 88 ये कह रहा है कि एओपी का जो शेयर मिला मेंबर को वो तो हो गया एग्जेम्प्ट। एओपी का जो शेयर मिला मेंबर को वो तो हो गया एग्जेम्प्ट। तो फिर एओपी की अगर मेंबर की अगर उस एओपी के शेयर के अलावा कोई इनकम हुई तो उस पर कैसे टैक्स लगेगा? वो कहते हैं एओपी की इनकम रेट पर्पसेस के लिए ऐड होगी और उसके मुताबिक उस पर टैक्स लगेगा। जरा मेरे साथ आओ, मैं एक एग्जांपल दे के आपको बता दूं। लेट्स से, यार यही वाला हाथ पर हाथ लगता है जो गलत है। लेट्स से एक एओपी की इनकम है 100 रुपये और उस पे टैक्स लगा 10 रुपये का, और ए को भी मिलने थे 50 रुपये और बी को भी मिलने थे 50 रुपये। अब बात यह कि ए की इसके अलावा भी इनकम है 200 रुपये की, तो इस इनकम पर टैक्स लगेगा? जी बिल्कुल लगेगा, ये टैक्सेबल इनकम है। ये जो शेयर ऑफ एओपी ए को मिल रहा है इस पे टैक्स लगेगा? भैया इस पर ऑलरेडी टैक्स लग गया होगा, ये क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन रेट पर्पसेस के लिए इनकम में शामिल होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ये ए की क्या होगी, ये ए की टैक्सेबल इनकम होगी। इसके अंदर हम ऐड करेंगे शेयर ऑफ एओपी, जो कितना बनेगा 50, फिर आ जाएगा इनकम फॉर रेट पर्पसेस, ये आ जाएगा 250, फिर हम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे फॉर रेट पर्पसेस। 250 की टैक्स लायबिलिटी, लेट से हम टैक्स जो है ना एज्यूम 10% के हिसाब से करें तो 25 आ जाएगा, लेट से। तो फिर हम टैक्स लायबिलिटी, टोटल इनकम फॉर रेट पर्पसेस है 250, टैक्स लायबिलिटी फॉर रेट पर्पस है 25। अब एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी क्या करेंगे, ए ओवर बी इंटू सी। नाउ व्हाट इज ए, टैक्स लायबिलिटी फॉर रेट पर्पस, व्हाट इज बी, टोटल इनकम फॉर या टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस, व्हाट इज सी, एक्चुअल टैक्सेबल इनकम। यार अब मेरा पॉइंट समझो, ये ए ओवर बी हम जब भी निकालते हैं और ए टैक्स लायबिलिटी होता है और बी टैक्सेबल इनकम होता है तो बुनियादी तौर पे हम रेट ही निकाल रहे होते हैं। यानी एओपी की इनकम, एओपी का शेयर इनकम में शामिल करने के बाद जो रेट बनता है उस रेट पर टैक्स लगेगा। ये इसकी असल में इंटरप्रिटेशन है। अब यहां पर जब वो कहते हैं ना ए ओवर बी इंटू सी, तो भाई ए ओवर बी असल में रेट है,
कौन सा रेट? एओपी का शेयर मिस्टर ए की इनकम में एओपी का हिस्सा डालने के बाद जिस रेट पर टैक्स लगना था ना, उस रेट पर अदर देन शेयर ऑफ एओपी टैक्स लगेगा। यानी एक्चुअल में इस एओपी की इनकम ने किया क्या है? एओपी के इनकम ने असल में रेट बढ़ा दिया है, रेट बढ़ा दिया। ये असल में गेम है। सेक्शन 88 भी असल में ये बात कह रहा है, मगर मैं अपने आप को रोक नहीं सका कि इसको थोड़ा सा डिटेल में बता दूं। वो जब ए ओवर बी इंटू सी कह रहा है तो ए से क्या मुराद है? टैक्स लायबिलिटी ऑन टोटल इनकम, यानी जो इनकम टैक्सेबल इनकम और एग्जेम्प्ट शेयर ऑफ एओपी है उसकी लायबिलिटी डिवाइड बाय टोटल इनकम फॉर रेट पर्पसेस। रेट पर्पसेस में इनकम भी आ रही है, एग्जेम्प्ट इनकम शेयर ऑफ एओपी भी आ रहा है। और सी क्या है? इंडिविजुअल की एक्चुअल टैक्सेबल इनकम। सर ए ओवर बी इंटू सी करेंगे तो आपकी ये बात बनेगी। अच्छा, वो कहता है जब आप एओपी के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो कुछ चीजों का ख्याल रखिएगा। अभी मैं चाहता हूं आप, वो सबसे पहली बात ये कहता है मेंबर ऑफ एओपी को प्रॉफिट ऑन डेट, कमीशन, ब्रोकरेज, सैलरी वगैरह कोई खर्चा नहीं दिया जाएगा। मेंबर ऑफ एओपी को प्रॉफिट ऑन डेट, ब्रोकरेज, कमीशन, सैलरी कोई खर्चा नहीं दिया जाएगा। अगर मेंबर ऑफ एओपी हैज अ टर्नओवर ऑफ 500 मिलियन और मोर, ये वाली बात तो पहले कर दी। अगर अगर मेंबर है एक ऐसी एओपी का जिसका टर्नओवर 300 मिलियन या उससे ज्यादा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? एओपी की ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिटर्न के साथ जमा कराना पड़ेगा। अदरवाइज मेंबर ऑफ एओपी का जो शेयर होगा, एओपी का जो शेयर होगा जो मेंबर को मिलेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा, एग्जेम्प्ट नहीं रहेगा। ये वाली बात अभी हुई है सेक्शन 92 में। फिर उसके बाद ये बड़ी काम की बात है, आओ मेरे साथ में आपको एक और बात बताऊं। सर जी आना। अच्छा, वो कहता है यार आप मुझे ये बात पूछ सकते हैं कि सर जी एओपी के मुताबिक इनकम कितनी? 100 रुपए, उसमें से टैक्स कितना? 10 रुपए, पीछे रह गया 90। तो सर तकसीम 90 होना चाहिए था, आपने ये 50-50 किस हिसाब से कर दी? यार आप ये सवाल पूछ सकते हैं ना। तो इसका जवाब ये कि एफबीआई ने बड़ा क्लियरली बता दिया है कि दिस इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स को तकसीम करना है। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स को तकसीम करना है। प्रॉफिट में से टैक्स लेस करने के बाद उसको तकसीम नहीं करना। ये वाली बात न्यूमेरिकल करते हुए ध्यान में रखिएगा, और यही इसकी लॉजिक भी है। सर जी शेयर ऑफ लॉस फ्रॉम एओपी इज नाइदर एडजस्टेबल अगेंस्ट इनकम नॉर इट इज कंसिडर्ड फॉर रेट पर्पसेस। लॉस की बात तो आपके साथ अभी पहले भी कर चुका हूं। सर अगर एओपी की इनकम एफटीआर इनकम है तो वो भी रेट पर्पसेस के लिए। अगर एओपी की इनकम एफटीआर इनकम है तो वो मेंबर की इनकम में रेट पर्पस के लिए शामिल नहीं होगी। और अगर एओपी की इनकम एग्जेम्प्ट इनकम है तो वो इनकम भी मेंबर की इनकम में रेट पर्पसेस के लिए शामिल नहीं होगी। अगर एओपी का पार्टनर माइनर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनर की जो इनकम होगी एओपी से, माइनर को जो हिस्सा मिलेगा वो उसके माँ या बाप की इनकम में शामिल हो जाएगा रेट पर्पसेस के लिए। माइनर की टैक्सेबिलिटी में पहले लेक्चर 2 में पढ़ा चुका हूं। ये वाली बात भी आपके साथ पहले की हुई है कि भैया अगर एओपी ऐसी है जिसको लॉ ने मना किया हुआ है, एओपी एक ऐसी एओपी है जिसको लॉ ने मना किया हुआ है कि आप कंपनी के तौर पर रजिस्टर नहीं हो सकते, तो फिर उसका मैक्सिमम रेट 45% नहीं होगा, बल्कि सबसे आखिरी स्लैब में 45 की जगह 40 कर देंगे। सर सेक्शन नंबर 90 आज पढ़ा देता हूँ, देखी जाएगी। सर वो कुछ लोग बाहर वेट कर रहे हैं लेकिन मैं इसको पढ़ा ही देता हूँ। सर ये बड़ा आसान सा जो है ना वो सेक्शन है। यार 1 मिनट ना आप जाए कहना है सर कह रहे हैं सिर्फ मुझे 5 मिनट देते हैं। बाहर सर उसामा होंगे तो उन्हें कह दीजिए बंदे को बता 90। यार सेक्शन 90 बड़ा सिंपल सा सेक्शन है और वो बात करता है कि यार मालिक किसको समझा जाएगा। अगर बाप ने बेटे को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है लेकिन किराया अभी भी बाप ले रहा है तो वो किराया बाप की इनकम में शामिल होगा या बेटे की इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा? तो इसका जवाब है अगर किराया बाप ले रहा है, कंट्रोल बाप के पास है, तो वो बाप की इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। वो कहता है प्रॉपर्टी को ट्रांसफरर की इनकम यानी ट्रांसफरर
जो है उसी को ही मालिक समझा जाएगा, और जो इनकम आ रही होगी वो ट्रांसफर की इनकम में शामिल होकर टैक्स होगी। हाँ, अगर आपने जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है वो रिवोकेबल की है, यानी वो कैंसलेबल है, तो फिर तो ट्रांसफरर ही मालिक है, ट्रांसफरर यानी बाप। और अगर आप जो ट्रांसफर किया है वो इररिवोकेबल कर दिया है, यानी अब आपने बेटे के नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है और अब ये रिवोकेबल नहीं है, इररिवोकेबल है, तो फिर उस प्रॉपर्टी का मालिक बेटे को समझा जाएगा। अगर बाप ने बेटे के नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया और ये ट्रांसफर रिवोकेबल है तो मालिक बाप को समझा जाएगा, ट्रांसफर को समझा जाएगा, और जो प्रॉपर्टी से वाबस्ता इनकम है वो बाप की इनकम में शामिल होकर टैक्स होगी। अगर प्रॉपर्टी बाप ने बेटे को ट्रांसफर कर दी है तो मालिक किसको समझा जाएगा? बाप को, अगर किराया बाप ले रहा है। अगर प्रॉपर्टी बाप ने बेटे को ट्रांसफर कर दी और ट्रांसफर इररिवोकेबल है और किराया भी कौन ले रहा है? बेटा ले रहा है, तो फिर बेटे की इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। बाप को इनकम भी ड्राइव नहीं कर रहा और प्रॉपर्टी की ट्रांसफर भी इररिवोकेबल है। सर जी, हाँ, आम ये कहते हैं जी आपकी बीवी या माइनर चाइल्ड के नाम अगर कोई प्रॉपर्टी है तो वो भी बाप की प्रॉपर्टी समझी जाएगी। अगर ऐसा ट्रांसफर हो गया हुआ है लेकिन ये ट्रांसफरर के कंट्रोल में ही है तो भी इसे बाप की प्रॉपर्टी समझी जाएगी। अगर ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है बेगम को या माइनर चाइल्ड को तो भी ये प्रॉपर्टी बाप की प्रॉपर्टी ही समझी जाएगी, एक्सेप्ट ये कि वो जो माइनर बच्चा है, आपकी 16 साल की बेटी की शादी हो गई है, तो फिर ये प्रॉपर्टी, फिर वो केस नहीं है, वो अदर देन मैरिड डॉटर की बात कर रहे हैं। तो भाई ये प्रॉपर्टी किसकी प्रॉपर्टी समझी जाएगी? ट्रांसफरर की प्रॉपर्टी समझी जाएगी। और ट्रांसफरर की प्रॉपर्टी समझी जाने का मतलब है कि वो उससे रिलेटेड जो इनकम है वो ट्रांसफर की इनकम में शामिल होकर टैक्स होगी। अच्छा, हाउ एवर इन केस ऑफ ट्रांसफर इज फॉर, अगर बीवी ने मियाँ को पैसा दे के प्रॉपर्टी अपने नाम कराई है तो फिर ये बीवी की प्रॉपर्टी समझी जाएगी, ट्रांसफरर की प्रॉपर्टी नहीं समझी जाएगी, ट्रांसफरी की प्रॉपर्टी समझी जाएगी। बीवी मियाँ बीवी की आपस में अलहदगी हो गई है, अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट मियाँ ने बीवी के नाम प्रॉपर्टी की है, तो इस केस में भी ये प्रॉपर्टी बीवी की समझी जाएगी, यानी ट्रांसफरी की समझी जाएगी, ट्रांसफरर की नहीं समझी जाएगी। उसके बाद अगली बात ये है, हाँ, बीवी ने पैसे देके मियाँ को प्रॉपर्टी, बीवी ने पैसे देके मियाँ से प्रॉपर्टी ली है लेकिन बीवी को ये पैसा भी मियाँ नहीं दिया, तो फिर इसका मतलब है ये प्रॉपर्टी ट्रांसफरर की प्रॉपर्टी ही समझी जाएगी। नहीं सर, बाप बीवी को बाप की जायदाद मिली है, उससे उसने पैसा देके मियाँ से प्लॉट खरीद लिया तो वो फिर बीवी का प्लॉट होगा, ये बीवी की बिल्डिंग होगी। ट्रांसफरर कब रिवोकेबल समझा जाएगा? इफ देयर इज एनी प्रोविजन फॉर द रीट्रांसफर, अगर रीट्रांसफर की कोई प्रोविजन है तो इसे रिवोकेबल समझा जाएगा। या आपके पास ट्रांसफर के पास पावर है कि वो रिज्यूम कर ले पावर, अपनी अथॉरिटी वापस ले ले। अगर इसने नाफरमानी की तो वो प्लॉट मेरे नाम हो जाएगा वापस, अगर इसने मेरा कहना ना माना, मेरा पॉइंट समझा रहा है, इसका मतलब है कि ये रिवोकेबल ट्रांसफर है। माइनर चाइल्ड से मुराद है ऐसा बच्चा जिसका शनाख्ती कार्ड नहीं बन सकता, 18 साल से कम उम्र का है, लेकिन इसमें मैरिड डॉटर शामिल नहीं होगी। मैरिड डॉटर को ट्रांसफर किया, माइनर चाइल्ड भी और मैरिड डॉटर भी। सर जी ये सारी बातें मैंने ये तो मेरा ख्याल है रिपीट हो रही हैं बातें। ट्रांसफर से मुराद है सेटल जी, मैरिड डॉटर है तो वो फिर उसी का ही होता है, क्योंकि मैरिड डॉटर तो फिर वो किसी शौहर, उसका शौहर होता है ना, फिर वो उसकी नुमाइंदगी में आ जाता है। सर जी अगली बात ये चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एओपी। अगर एओपी के कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली आ गई है, यानी एओपी में पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तब्दील हो गई है, या नया पार्टनर ऐड हो गया या पुराना पार्टनर चला गया, तो सब कुछ ऐसे ही करेंगे जैसे अकाउंटिंग में करते हैं बस। अब इसके लिए हु इज लायबल टू फाइल द रिटर्न? जो बंदा एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न पार्टनर था उसकी जिम्मेदारी है कि वो रिटर्न फाइल करे। और अगर एओपी डिसॉल्व हो गई है तो हु इज लायबल टू फाइल द रिटर्न एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन? जो बंदा पार्टनर था उसकी जिम्मेदारी है कि वो रिटर्न फाइल करे सेवरली और जॉइंटली। तो सर सेक्शन नंबर 98 भी करवा दिया, सेक्शन 90 भी करवा दिया, सेक्शन नंबर एओपी की कुछ डिस्कशन करते हुए मैंने कुछ न्यूमेरिकल पॉइंट भी बताए, सेक्शन 88 भी करवा दिया और सेक्शन 92 भी करवा दिया। यस, डन हो गया सर जी। इस सेक्शन के अलावा सेक्शन नंबर 14 भी करवाया मैंने, उसका क्या नाम है, एम्प्लॉय शेयर स्कीम का। फिर सेक्शन नंबर
सेक्शन 149 करवाया विद होल्डिंग का। फिर उसके अलावा आज सेक्शन नंबर 15A और 16 मैंने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का भी करवा दिया है। सर जी मैं साथ साथ करवाता जा रहा हूँ, प्लीज़ आप इसको साथ साथ जो मैंने आज आपको अप्रोच बताई है उसके मुताबिक इसको पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। जहाँ प्रॉब्लम आए व्हाट्सएप कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।